हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टर्म में हमने म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ठीक है, इसके लिए हम दो सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं। ये पहली ब्लू वाली और दूसरी है येलो वाली। ठीक है, बेस्ट कपलिंग के लिए इन्हें एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखते हैं। फर्स्ट कॉइल को हम जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बैटरी एंड द की, तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरे के साथ आप बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिनोमिना क्या होगा वो समझने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिख के देती हूँ आपको, और वो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा, एंड ई एम एफ इज गिवन बाय रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट इज गिवन बाय EMF डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपको एक कॉइल दिख रही है बेटा ब्लू वाली, इसको जब आप, तो बेटा जैसे ही आप इस की को, फर्स्ट सोलेनॉइड की को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। करंट सपोज आई, तो करंट पहले जब की ओपन थी तो करंट ज़ीरो थी, अब की क्लोज है तो करंट मैक्सिमम है। तो करंट का जो ये ज़ीरो से मैक्सिमम ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि करंट चेंज हुई है की बंद करने पे। करंट आपकी जो है ज़ीरो से मैक्सिमम होने का मतलब है करंट चेंज हुई है। अगर करंट आई चेंज होगी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड उससे लिंक चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है फ्लक्स चेंज होगा, और जहाँ फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होता है EMF इंड्यूस होती है और एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, इसकी करंट की वजह से इसी में इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF और इंड्यूस करंट पढ़ोगे तो सेल्फ इंडक्शन, लेकिन इसके करंट चेंज की वजह से, पहली कॉइल के करंट चेंज की वजह से अगर दूसरे में इंड्यूस करंट पढ़ोगे आप तो दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, कैसे पता चलेगा करंट इंड्यूस हुई है? ये जो दूसरी कॉइल में आपने बल्ब लगाया था, पहले ये ग्लो नहीं, जब की ओपन है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने की क्लोज कर दी तो ये बल्ब आपका ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इस कॉइल को बैटरी से तो कनेक्ट नहीं करा, फिर भी ये बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इसके फ्लक्स चेंज की वजह से इसमें जो है आपकी आई डैश करंट इंड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन का हुआ प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बताया मैंने बेटा, आपका एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज़ पाई बाय आई। फ़र्क इतना है, सिंगल टर्न की वजह से अगर आप फ्लक्स पाई लेते हैं, दो टर्न्स की वजह से फ्लक्स 2 पाई, ठीक है, तीन टर्न्स की वजह से फ्लक्स 3 पाई। तो ऐसे करते करते जब सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी वजह से टोटल फ्लक्स होना चाहिए n पाई। ठीक है, तो n स्टूडेंट्स लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। अब हम वैल्यू पे आते हैं बेटा, n फ्लक्स होता है BA cos थीटा। तो पिछली डेरिवेशन की तरह यहाँ पे भी सेम रीज़न की वजह से cos थीटा 1 होगा। ठीक है, तो हम cos थीटा हम 1 डाल देंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस m की वैल्यू आ जाएगी NBA/I। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पहले कॉइल की है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, I से I तो कट गया। ठीक है, ये मैंने B की वैल्यू डाल दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी वैल्यू है म्यू नॉट NI। ठीक है, I से I आपका कट गया। अब आपके पास दो टर्म्स आए, कैपिटल N और स्मॉल n। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये जो कैपिटल N है आपका यहाँ से चला आ रहा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका तब हुआ जब पहली कॉइल के फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे में करंट इंड्यूस हुई, दूसरे में फ्लक्स लिंक हुआ। तो दूसरे में फ्लक्स लिंक होने का मतलब है ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये इस कॉइल की, तो हम इसको N2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए सब्सक्रिप्ट में N2।
ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड की बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहली कॉइल की है, क्योंकि ये पहली कॉइल की है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो ये वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये पहली कॉइल की होनी चाहिए, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड में डालना चाहिए म्यू नॉट एन वन आई, वेयर एन वन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये दूसरी कॉइल के हैं, और यहाँ से जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वो फर्स्ट कॉइल के हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्ट में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, N2, और यहाँ पे हमारे पास होगा N1, ठीक है। फिर से जो है आई से आई आपको कट जाएगा। चलिए, अब हमारे पास बचा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय N2 म्यू नॉट N1 ए। ये जो कैपिटल N होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के, ठीक है। पूरी सोलेनॉइड में 500 टर्न है, 200 टर्न है, 1000, 1500, 2000 टर्न्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोलेनॉइड होती हैं। तो ये कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, जो स्मॉल n है ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हम वैल्यू को डालते हैं यहाँ पे, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, पहले तो बेटा म्यू नॉट लिखा, ठीक है। फिर N1 की जगह हम डालते हैं कैपिटल N1 अपॉन L, तो हमारे पास आ जाएगा N1 अपॉन L। फिर हमारे पास बचा ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब हमारे पास बचा N2 और A, यहाँ लिखा हमने N2 और A, ये आ गई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये मीडियम की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, कॉइल्स की एरिया पे डिपेंड करता है, और कॉइल की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि बैटरी की वजह से करंट कितनी आई है, ठीक है। बैटरी आप स्ट्रॉन्ग लगाइए, बैटरी आप वीक लगाइए, बैटरी की वजह से करंट कितनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पर डिपेंड नहीं करता। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ इन कॉइल्स के एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स और इसके बीच में मीडियम क्या है, मतलब अगर आप आयरन रख देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम पहले जो एयर थी अब आपने बदल दिया, बीच में लोहे का टुकड़ा रख दिया, लोहे की रॉड रख दी, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ कॉइल के डायमेंशंस पे, कॉइल के डायमेंशंस पे और मीडियम की परमेबिलिटी, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मीडियम बदलेंगे तो M बदल जाएगा, ठीक है। दिस वाज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। एक जो बहुत बढ़िया बात है ना वो ये है कि ये जो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है ये दूसरी कॉइल का निकाला है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को पलट दें, यानी कि बल्ब इधर लगाएं और जो बैटरी और की है उसको यहाँ लगाएं, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इससे फ्लो होने वाली चेंजिंग करंट की वजह से इसमें इंड्यूस करंट म्यूचुअल इंडक्शन, और अब आप जब इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे ना पहली कॉइल का, तो उसकी भी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। बस फ़र्क कितना होगा, जहाँ N2 था यहाँ पे N1 हो जाएगा, और जहाँ N1 था वहाँ पे हमारा N2 हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पे N1 की जगह आपका आ जाएगा N2 और N2 की जगह आ जाएगा N1, पर क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी भी आपका सेम रहेगा। 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2, वैल्यू तो सेम ही आएगी, करेक्ट। तो इसी तरीके से आप N1 N2 लिखिए, चाहे पलट के आप N2 N1 निकालें, मल्टीप्लिकेशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा मल्टीप्लाई करके जो ये वैल्यू ये बिल्कुल सेम आएगी। यानी कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स जो आपस में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना करती हैं, दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल N की वैल्यू है ये वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मतलब है पहली कॉइल की वजह से दूसरे का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उतना ही इंडक्टेंस दूसरी कॉइल की वजह से पहली कॉइल का होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं बेटा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना आपका, मैंने आपको बताया मीडियम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है जिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा डिपेंड करता है और वो कहलाता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। वो कहलाता है ओरिएंटेशन। इसमें कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है
बोर्ड में भी आया हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि कॉइल्स को किस तरीके से रखा जाए कि जो हमारा M है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं 2 कॉइल्स की कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ। ये पहली कॉइल और ये दूसरी कॉइल। ठीक है, अब देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बताऊंगी कि मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आएगा फॉर मैक्सिमम M, दूसरा है फॉर मिनिमम M। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन हो, उसके लिए आप दोनों कॉइल्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा, पहली कॉइल से जितना फ्लक्स चेंज है आप चाहते हो कि सारा का सारा दूसरी कॉइल से जाए, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ही फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। इधर वाली फील्ड लाइन तो सारी वेस्ट हो गई। हम चाहते हैं वेस्टेज बिल्कुल ना हो, तो इस कॉइल को जब आप ऊपर रखेंगे तो पहली कॉइल से क्रॉस होने वाली जितनी फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी किसको क्रॉस करेंगी, दूसरी कॉइल को भी करेंगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मैक्सिमम होगा। मिनिमम के लिए बेटा आप ये जो कॉइल है इसको परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में रख दीजिए इस तरीके से, तो ये मिनिमम जो है फ्लक्स लिंक होगा। ये देखिए पहली कॉइल से इस कॉइल को क्रॉस होने वाला फ्लक्स बहुत ही कम है, इसलिए हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, मिनिमम। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये भी कर सकते हैं कि इस कॉइल को थोड़ा दूर रखा जाए, कि ये जो हमारी कॉइल है इस कॉइल को हम थोड़ा दूर रखें, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो यहाँ पे मैक्सिमम, इस ओरिएंटेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। जैसे ही कॉइल को दूर करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने उसको इतनी दूर रख दिया कि इससे एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि अब दोनों कॉइल्स लिंक्ड ही नहीं है, आपने इतनी दूर रख दिया है। तो उससे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप इस कॉइल को परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में रखें। इससे क्या है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होती है और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मिनिमम भी होता है। दिस इज़ फॉर मिनिमम, ये मिनिमम के लिए है ओरिएंटेशन। एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखेंगे तो मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, और एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप कराएंगे, ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो परमिएबिलिटी और नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ के साथ साथ ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे हमारा एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बेटा इस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम डिनोट करते हैं K से, और इसकी वैल्यू होती है m/√of L1 L2, जहाँ पे हमारा जो M है, कैपिटल M, दिस इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और L1 L2 है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स के लिए। ठीक है, तो जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे के आसपास रखी होती हैं, ठीक है, तो एक से जब फ्लक्स चेंज होता है और उसी में आप करंट इंड्यूस करो तो सेल्फ इंडक्शन, और एक के करंट चेंज की वजह से, फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे में आप इंड्यूस करंट निकालो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। इसका मतलब है जब 2 कॉइल्स रखी होती हैं, 2 कॉइल्स के बीच में निकालोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन 2 कॉइल्स रखने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा होता, उसमें खुद में तो सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा है। चाहे सिंगल कॉइल रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन हमेशा होता है। ठीक है, जब तक फ्लक्स चेंज है, चाहे एक कॉइल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। लेकिन हाँ, अगर एक कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, लेकिन 2 कॉइल होने से सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। तो जब 2 कॉइल्स एक दूसरे के पास रखी जाती हैं तो उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस को रिलेट करने वाली जो क्वांटिटी है वो कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको डिनोट करते हैं K से। ठीक है, बेटा आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपने 10th क्लास और इधर 12th क्लास में पढ़ा है ना कि 2 रजिस्टर्स को अगर सीरीज़ में लगाया जाए तो नेट सीरीज़ रेजिस्टेंस आता है R1 + R2, करेक्ट। ऐसे ही पैरेलल का भी आपने पढ़ा है, पैरेलल के केस में होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2। कैपेसिटर्स का भी पढ़ा है आपने कि 2 कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज़ में लगाते हैं
ठीक है। तो नेट सीरीज़ कैपेसिटेंस आता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, और नेट पैरेलल में लगाएंगे तो सी पे आ जाएगा C1 प्लस C2। इसी तरीके से आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया था, कि अगर हम स्प्रिंग्स को सीरीज़ में लगाएं तो, ठीक है, तो उसका भी आपने सीरीज़ पैरेलल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। तो इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के लिए आप दो इंडक्टर लेंगे, या आपने फर्स्ट इंडक्टर लिया और ये आपने दूसरा इंडक्टर लिया। दोनों का इंडक्टेंस हम ले लेते हैं, एक का लिया हमने L1, दूसरे का हमने लिया L2। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप इन दोनों इंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करने से जो नेट इंडक्टेंस आता है सिस्टम का, जैसे यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है, नेट कैपेसिटेंस 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है। तो इंडक्टेंस के केस में क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो इंडक्टेंस के लिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो, जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर्स की तरह कॉम्बिनेशन, और ठीक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरह इन दोनों से जो क्रॉस होने वाला EMF है, ठीक है, दोनों से क्रॉस होने वाला जो EMF है दैट इज़ द अलजेब्रिक एडिशन ऑफ इंडिविजुअल EMF, ठीक है। नाउ वी हैव यूजिंग फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू -L di/dt, ठीक है। सीरीज़ में दोनों इंडक्टर से क्रॉस होने वाली जो EMF है वो अलग होती है, लेकिन सीरीज़ में जो करंट आई है वो क्या होती है, सेम। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हम EMF की वैल्यू जब इस फॉर्मूले से यूज़ करके लिखेंगे, E1 हमारा जो है पहले इंडक्टर से है, तो E1 की वैल्यू हम लिखेंगे -L1 di/dt, ये E1 की वैल्यू हो गई। फिर हम इस प्लस को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है E2 की। E2 इसका EMF है दूसरी कॉइल का, तो E2 की जगह आ जाएगा -L2 di/dt, ठीक है। हमने यहाँ पे I1 I2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी आपको बताया बेटा सीरीज़ में करंट सेम होती है, ठीक है। तो हम di/dt दोनों में सेम लेंगे। ये जो EMF है E, ये ना तो L1 से है ना ही L2 से है, ये जो EMF है ये दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन से है, तो इसकी सब्सक्रिप्ट में हम S लगा सकते हैं, नेट सीरीज़ EMF, ठीक है। ES की जगह हम लिख सकते हैं -LS, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। अब तीनों टर्म्स में देखिए बेटा, तीनों के पास माइनस है और तीनों के पास di/dt है, तो ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा LS इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। लाया मुझे, तो ये हुआ बेटा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास दो इंडक्टर्स हैं, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, ठीक है, जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसका 5 हेनरी इंडक्टेंस है और इसका 7 हेनरी। तो नेट सीरीज़ इंडक्टेंस आपसे पूछा जाएगा, तो यू विल सिंपली डू 5 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू 12 हेनरी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका करते हैं। अगर इंडक्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरीके से, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा मैं आपको बताऊं, हमारा EMF सेम रहता है, करंट डिवाइड कर जाती है। तो हम लेट करते हैं कि पहले इंडक्टर से क्रॉस होने वाली करंट है I1 और दूसरे इंडक्टर से क्रॉस होने वाली करंट है I2, ठीक है। तो हमारी जो नेट करंट है I, वो हो जाएगा I1 प्लस I2। तो इंडक्शन तब होता है बेटा जब फ्लक्स का चेंज होता है, फ्लक्स का चेंज तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज तब होगा जब करंट का चेंज होगा। तो इंडक्टेंस को समझने के लिए हमें करंट नहीं, हमें करंट का चेंज चाहिए, हमें करंट का चेंज चाहिए टाइम के साथ, इसको बोलते हैं रेट चेंज।
तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा di/dt इज इक्वल्स टू di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, अच्छा फिर से मैं लिखती हूँ बेटा, यूजिंग फार्मूला वही है, बस थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे। E इज़ इक्वल्स टू -L di/dt होता है। तो अगर आपको di/dt की वैल्यू चाहिए तो -L E के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमारे पास di/dt की वैल्यू आ जाएगी -E/L। तो ये जो di/dt की वैल्यू है, हम इसे इन तीनों जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्क कितना है, di1/dt की जगह E/L1 आएगा, di2/dt की जगह E/L2 आएगा, और di/dt क्योंकि टोटल पैरेलल करंट है तो E/L भी आएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो di/dt की जगह हम लिख देते हैं -E/L1, di2/dt की जगह लिख देते हैं -E/L2, और इस di/dt की जगह, क्योंकि बेटा पहली कॉल से करंट I1 थी, दूसरी से I2 थी, और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल करंट I है, यानी कि I जो करंट है, जो हमारी I करंट है, वो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से जा रही है। क्योंकि दोनों इंडक्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जा रही है, इसलिए हम di/dt की जगह लिखेंगे -E/LP, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा तीनों टर्म्स के पास देखिए माइनस माइनस कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और तीनों के पास E भी कॉमन आके कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/LP इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। इट इज़ जस्ट लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमिलर टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जैसा ही है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सपोज़ करिए हमारे पास दो इंडक्टर्स हैं, 2 हेनरी और 7 हेनरी का, जो पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको नेट पैरेलल इंडक्टेंस पूछा है तो आप करेंगे 1/2 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/LP। आप इसको सॉल्व करके उल्टा कर दीजिए, नेट पैरेलल इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी हम लेक्चर में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट AC और डायरेक्ट करंट DC के बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों का फ़र्क और सिमिलैरिटी समझ आ जाएगा अगर कोई है तो, उसके बाद हम सारा का सारा AC सर्किट्स, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ AC सर्किट्स, मतलब वो सर्किट जो ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड है, कैसे काम करते हैं, इनमें करंट कैसी आती है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है, उसको देखिए बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट और इधर है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा वो करंट होती है, ठीक, पहले मैं फिगर बना देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट मी जस्ट मेक द फिगर फर्स्ट। तो ये देखिए बेटा, जैसा आपको फिगर बता रहा है, एक एक्सिस हमारी करंट है, दूसरी एक्सिस हमारी टाइम है। ठीक है, और ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का ऐसा बना है, यानी कि आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। अब बढ़ रही है, ज़ीरो नहीं है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में, फिर कम हो रही है, फिर करंट बढ़ रही है और फिर कम होते होते करंट हो गई ज़ीरो। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, एंड जिसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, डायरेक्शन यानी कि पोलैरिटी, डायरेक्शन रिवर्सेस
डायरेक्शन रिवर्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव पीरियोडिकली। ये दोनों टर्म समझ लीजिए, इसी में पूरी डेफिनेशन और पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। देखो हर इंस्टेंट पे अभी मैग्नीट्यूड इतना है, थोड़ी देर बाद मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना कम है और यहाँ तो करंट ज़ीरो है आपकी, ये ज़ीरो एक्सिस होती है ना, ज़ीरो कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, ठीक है। ऊपर बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये सारे पॉइंट ज़ीरो करंट के हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदल रहा है। डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर 4 सेकेंड में ये पॉजिटिव साइकिल थी तो अगले 4 सेकेंड में ये नेगेटिव साइकिल होगी, फिर अगले 4 सेकेंड में पॉजिटिव। हमेशा चार्ज नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ समझाने के लिए आपको, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए इसका डायरेक्शन सेम रहता है और उस टाइम इंटरवल के बाद डायरेक्शन उसका पलट जाता है, तभी कहते हैं डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब बात डायरेक्ट करंट की आती है। डायरेक्ट करंट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और थ्रू आउट ऐसे ही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर ना तो करंट बढ़ी, ठीक है, ना ही करंट डिक्रीज़ हुई, करंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। किसी भी समय निकालोगे करंट हमेशा सेम ही आएगी, यानी कि अगर 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर ही रहेगी, ना तो 4 से बढ़ेगी ना ही कम होगी। प्लस ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, तो पूरा ग्राफ आपका पॉजिटिव एक्सिस में बना है, यानी कि करंट ने अपना डायरेक्शन भी नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर यहाँ थी फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन बदल के हमने उसको बना दिया ग्राफ, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली बदलता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता है। डायरेक्ट करंट में ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है और ना ही डायरेक्शन, ये फिक्स रहता है। क्योंकि डायरेक्ट करंट में ना ही मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन, तो डायरेक्ट करंट आई डी सी एक फिक्स वैल्यू होता है आई नॉट, ठीक है। दिस इज़ डायरेक्ट करंट डी सी, ठीक है। आप सिर्फ डी भी लिख सकते हो, समझाने के लिए आपको दिया है, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर करंट। तो जो डायरेक्ट करंट होती है वो आई नॉट है। आई नॉट कुछ भी हो सकता है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, इट कैन बी एनी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, लेकिन एक फिक्स वैल्यू होगा, यानी कि ये 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर कुछ भी हो सकता है, पर एक फिक्स वैल्यू होगा, तो हम उसको जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई नॉट से, ठीक है। लेकिन जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन जो है रिवर्स होता है पीरियोडिकली। और अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखो तो पीरियोडिक वेरिएशंस हम साइन से या कॉस से दिखा सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, पर हम वो लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी रिकमेंड करती है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आई ए, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हम सब जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास से, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 पढ़ा है ना। तो साइन की वैल्यू 0 से 1 जाती है, फिर 1 से 0 आती है, फिर 0 से -1 जाती है, फिर -1 से 0 आती है। इस तरीके से इसकी वैल्यू घूमती रहती है, ठीक है, पीरियोडिकली, और एक फिक्स्ड एंगल के बाद ही बदलती है, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बदलेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है। अगर साइन थीटा को हटा दोगे तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, लेकिन अगर आई नॉट के साथ साइन थीटा लगाओगे तो ग्राफ हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ऐसा बनेगा, जहाँ पे ये जो हमारा आई नॉट है ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट, इसे हम करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसे हम करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है पीक करंट, ठीक है। आपको तीनों नाम पता होने चाहिए, पता नहीं न्यूमेरिकल में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। पीक होती है ना माउंटेन का पीक, चोटी, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है। तो करंट का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसे हम करंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम करंट या पीक करंट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन का पीक होता है, ऐसे करंट का पीक मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट बढ़ते 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 आप यहाँ पीक पे पहुँच गए, इसके बराबर जो ये करंट है, ठीक है, ये जो करंट है दिस इज़ कॉल्ड योर आई नॉट,
इसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड आई नॉट, क्योंकि देखो ये करंट का अगर माउंटेन इमेजिन करोगे, माउंटेन बढ़ते बढ़ते आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, इसके बराबर की जो करंट है दिस इज़ मैक्सिमम करंट, पीक करंट और करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एक पूरा ऑसिलेशन करने में करंट को जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। बाकी सारे टर्म्स वही हैं जो आप 11th और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वेव्स के टर्म्स में। मेन बात ये है कि आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का डिफरेंस बताना चाहिए था। और डायरेक्ट करंट को हम सिर्फ आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स्ड वैल्यू, और ऑल्टरनेटिंग करंट को हम एक पीरियोडिक वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पीरियोडिकली चेंज होती है और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। तो हम हमेशा, अब क्योंकि हमारा एसी सर्किट चैप्टर का नाम है और हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट से मेनली मतलब है, तो अगर मैं ये ना भी लगाऊं आई ए और आई डी, तो भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट है और कौन सा डायरेक्ट करंट है। जिसमें सिर्फ एक फिक्स वैल्यू है ये ऑब्वियस हमारा डायरेक्ट करंट है, और जिसमें इस तरीके से लिखा होगा ये हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो करंट देती हूँ, I1 है आपका 5 एम्पियर और I2 है आपका 5 साइन 2 पाई टी एम्पियर, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि 5 एम्पियर एक फिक्स वैल्यू है, साइन टर्म नहीं आया तो ये हमारी डायरेक्ट करंट है डीसी, और क्योंकि इसमें साइन टर्म आया है तो ये हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट है एसी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सब्सक्रिप्ट में आई ए और आई डी ही लिख के बताया जाएगा, आप इस टर्म से भी बता सकते हो कि कौन सा डायरेक्ट करंट है और कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब हमारा मेनली मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें, क्योंकि डायरेक्ट करंट को तो हम बहुत यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। कंप्लीट साइकिल उसको मानते हैं बेटा जहाँ पे करंट एक पॉजिटिव ऑसिलेशन और एक नेगेटिव ऑसिलेशन करके रुकती है, इसे हम कंप्लीट साइकिल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये कंप्लीट साइकिल है, इसमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारी, उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। जो हमारा करंट की बेसिक डेफिनेशन है वो होती है करंट इज़ गिवन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो करंट है वो हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है, क्योंकि हमारा आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो जब आप डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। सो विल स्टार्ट, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का मतलब है अगर मेरे पास कोई सर्किट है जहाँ पे आई ऑल्टरनेटिंग करंट है, हम ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जहाँ आई ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो बेटा एक बात बताओ, जब करंट होती है तो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। तो आई ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से छोटे से टाइम डी टी में डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट में, ये इस इक्वेशन का मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी सर्किट में आई का ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट होने की वजह से चार्ज फ्लो करता है, तो आपसे पूछा जाए डी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप बोलेंगे आई करंट की वजह से छोटे से टाइम डी टी में बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू फ्लो हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। पूरी साइकिल मैंने आपको बताया तब मानी जाती है जब दोनों डायरेक्शंस को हम कम्प्लीटली मान लेते हैं। तो एक फुल साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, पूरा ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 0। एक पूरी साइकिल में टाइम हो गया कैपिटल टी, तो पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट देखो 0 से कैपिटल टी लगाएंगे। तो जब 0 टाइम था तो 0 चार्ज था, जब टाइम पूरी साइकिल का हो गया तो चार्ज भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन की लिमिट।
ठीक है। चलिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को पुट करके। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होता है वाई, ठीक है, क्योंकि ये 1 होता है, जब कुछ वैल्यू नहीं होती 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेशन डी क्यू कितना आ जाएगा क्यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, और ऑल्टरनेटिंग करंट को लिखते हैं हम आई नॉट साइन ओमेगा टी से, करेक्ट। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आई की जगह लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आई नॉट तो करंट की पीक वैल्यू होता है, कांस्टेंट रहता है, ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्यू आ जाएगा आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी, ठीक है। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है कॉस एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx दिया जाए तो ये कॉस 2x तो होगा, लेकिन आपको इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2x को x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx तो हमारा कॉस 2x होगा, ठीक है, लेकिन आपको इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो ये चेन रूल से इंटीग्रेशन क्या आता है, पर मैं आपको बता दूं अगर डिफरेंशिएशन होता तो 2 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसकी पूरी डेरिवेशन और डिटेल होती है, उतना हमें फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस तो होता है, ठीक है, सॉरी कॉस टी नहीं, साइन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस आ जाएगा, साथ में क्या दिया था ओमेगा टी भी लिख देंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे टर्म को हमें ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ ओमेगा टी गिवन था और यहाँ ओमेगा टी ने टी दिया है, तो जो वैल्यू बच जाते हैं, जो कांस्टेंट बच जाता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट 0 से कैपिटल टी। चलिए अब आते हैं इसको आगे सॉल्व करने पे। तो बेटा आई नॉट ओमेगा और ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा तो बाहर आ गया, हमारे पास बचा कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, लिमिट लगाएंगे बेटा। लिमिट लगाने के लिए हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये जो टाइम है पहले इसकी जगह अपर लिमिट कैपिटल टी डालो, फिर इस टाइम की जगह 0 डालो और दोनों को माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं कॉस ओमेगा अपर लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट लगाएंगे कॉस ओमेगा टी की जगह जब 0 डालेंगे लोअर लिमिट डालेंगे तो ये कॉस ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कर देंगे। लिमिट लगाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टाइम की जगह, ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिट थी। तो हमारे पास आगे आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा, ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ओमेगा की जगह डालेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी, और साथ में तो ये टी आएगा ही मल्टीप्लाई में, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 हो गया, देखो टी से टी कट गया, हमारे पास बचा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और कॉस 2 पाई का मतलब होता है कॉस 360 डिग्री, इसकी भी वैल्यू होती है 1। तो जब आप 1 माइनस 1 करेंगे तो ये तो कट के आपको 0 दे देगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 1, और दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये कट के आपको कितना दे देगा
ज़ीरो। जब आप ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा चार्ज Q है वो भी ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी क्या है, आपने फुल साइकिल के लिए देखो, ज़ीरो से कैपिटल T का मतलब है फुल साइकिल के लिए आपने कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो निकाला है। तो फुल साइकिल पे जब ज़ीरो चार्ज फ्लो हुआ है तो फुल साइकिल के लिए जो करंट होगी, फुल साइकिल के लिए जो एवरेज करंट होगी वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। देखो करंट होती है, करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। पूरी साइकिल के लिए चार्ज आपका Q है, पूरी साइकिल का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी साइकिल के लिए जो आपकी एवरेज करंट है, जब आप Q की जगह जगह ज़ीरो डालेंगे तो एवरेज करंट भी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। ये देखिए, तो हो सकता है आपसे डेरिवेशन पूछी जाए, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, या फिर 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिटरमाइन नहीं सिर्फ वैल्यू बता दो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो हुआ ही नहीं। अच्छा, अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम करंट तो है और जहाँ करंट होती है वहाँ चार्ज फ्लो करता है, तो फिर नेट चार्ज फ्लो ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि बेटा ये जो पोलैरिटी है ना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, जितना चार्ज बाहर की तरफ जाता है पॉजिटिव हाफ में, उतना ही चार्ज अंदर आ जाता है नेगेटिव हाफ में। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करके, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो, ठीक है, अदरवाइज एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो एवरेज चार्ज फ्लो हुआ है कंप्लीट साइकिल ऑफ AC में वो ज़ीरो होता है। जब एवरेज चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ, जितना बाहर गया उतना ही वापस आ गया सर्किट में, तो जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ AC भी ज़ीरो होता है।